हैं अगले कुछ सालों में भारत एक नए युग में प्रवेश करने जा रहा है। नया युग सिर्फ एक उभरती हुई इकोनॉमी नहीं होगी, बल्कि वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्टेशंस की नई परिभाषा होगी। पर सवाल ये उठता है कि ये बदलाव कैसे आएगा, वो कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स प्रोजेक्ट हैं। यदि आप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन और ढोलेरा जैसे वर्ल्ड क्लास परियोजना के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा रुक कर दोबारा सोचना चाहिए, क्योंकि आज भारत इन गेम चेंजेस परियोजना के अलावा भी कई वर्ल्ड क्लास परियोजना पर काम कर रहा है। तो देरी ना करते हुए आइए एक एक कर सभी वर्ल्ड क्लास परियोजना पर चर्चा करते हैं और देखते हैं कि वो कौन से महत्वपूर्ण परियोजना है जो भारत की इकोनॉमी के साथ भारत का भविष्य तय करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। Imagine an entire city that promises job, growth and bright future but remain unfinished dream। आज हम बात करेंगे उसी ड्रीम सिटी ढोलेरा इंडस्ट्रियल सिटी की। क्या ढोलेरा इंडस्ट्रियल सिटी रियली में एक फेल्ड प्रोजेक्ट है या फिर अब भी कुछ स्टोरी बची है? ग्रैब अ कप ऑफ टी, क्योंकि आज इस वीडियो में कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जो शायद ही आपने सुना होगा। ढोलेरा, जिसे हम इंडस्ट्रियल कम इंडिया फर्स्ट प्लान सिटी भी कहते हैं, इसकी कल्पना 2007 में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिया गया था, जिसे पहली बार गुजरात समिट 2009 में इंट्रोड्यूस किया गया था। बताया जाता है कि ये 920 वर्ग किलोमीटर में प्लान किया गया एक वर्ल्ड क्लास शहर था, जो दिल्ली से 2 गुना और शंघाई से 6 गुना बड़ा शहर है। लेकिन वेट, यहाँ अब भी एक समस्या है। पिछले 10-12 सालों से ढोलेरा में प्रोग्रेस के नाम पर सिर्फ सड़कें और बेसिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर ही बनी है, और इसीलिए यहाँ एक सवाल भी पैदा होना लाजमी है कि क्या यह एक सपना था जो अब धीरे धीरे टूट रहा है। चलिए एक एक करके सभी कारणों को समझते हैं और देखते हैं व्हाई ढोलेरा फ्यूचर सिटी स्टिल एन अनफिनिश्ड सिटी। तो दोस्तों, दरअसल बात यह है कि ये अहमदाबाद से 100 किलोमीटर दूर ये सिटी को प्लान किया गया है, जो कि रिमोट एरिया है। यहाँ कनेक्टिविटी उतनी बेहतर नहीं है। हाँ, रिसेंटली ढोलेरा और ये अहमदाबाद के बीच एक सड़क बनाने का काम ज़रूर किया जा रहा है, बट फिर भी ये डिस्टेंस काफ़ी है और आसपास में कोई मेजर सिटीज़ भी नहीं है, और यही कारण है कि निवेशक यहाँ आने से घबराते हैं। सरकार हर एक कोशिश भी कर रही है। इनफैक्ट गुजरात वाइब्रेंट समिट के दौरान ढोलेरा में इन्वेस्टमेंट के लिए पुरजोर कोशिश करती है, बावजूद वो असफल साबित हो जाता है। सिर्फ बड़े इन्वेस्टर्स ही नहीं, छोटे इन्वेस्टर्स भी यहाँ पर ज़मीन खरीद रहे हैं और ना ही फ्लैट बना रहे हैं। बट इन सभी चुनौतियों के बावजूद कुछ लोग अब भी ढोलेरा की सफलता पर विश्वास करते हैं। क्यों वो आशावादी लोग हैं या उन्हें कुछ सबूत पता है? चलिए इसको भी डिकोड करते हैं। तो दरअसल बात यह है कि ढोलेरा का मास्टर प्लान कुछ इस प्रकार तैयार किया गया है कि इसे 3 डिफरेंट फेजेस में विकास होना है। फेज़ 1 2012 से लेकर 2022, फेज़ 2 2022 से 2032 एंड फेज़ 3 2032 से 2042। अब यहाँ पे सवाल है कि फेज़ 1 के तहत ढोलेरा में काम हो भी रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको बस ये बता दूं कि ढोलेरा फेज़ 1 के तहत सड़क बनाने का काम किया जा रहा है, एक्टिवेशंस एरिया को बना रही है, ABCD बिल्डिंग्स, ये कंट्रोल रूम भी कहते हैं, वह बनकर तैयार हो चुकी है। कनाल कम रिवर फ्रंट भी बनकर तैयार हो चुका है। और इतना ही नहीं, ढोलेरा में अभी रिसेंटली ही सेमीकंडक्टर प्लांट बनाने के लिए अप्रूवल साइन हुआ है। ढोलेरा अहमदाबाद 250 मीटर चौड़ी सड़क बन रही है, और तो और ढोलेरा में एयरपोर्ट बनाने के लिए न्यू टेंडर की प्रक्रिया भी शुरू हो रहा है। और यही सब कारण है कि आज भी लोग होप करते हैं कि ढोलेरा की सफलता ज़रूर होगी। बट इससे भी बड़ी सबूत ये है कि ढोलेरा दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और यही कारण है कि लोग आज भी होप करते हैं, आज भी उम्मीद करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे परियोजना पर जो न केवल हिमाचल प्रदेश बल्कि पूरे भारत को गौरवान्वित करेगा। जी दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ विश्व का दूसरा सबसे बड़ा रोपवे प्रोजेक्ट, शिमला रोपवे प्रोजेक्ट का। दरअसल यह 13.55 किलोमीटर लंबा रोपवे प्रोजेक्ट है। दुनिया का तो दूसरा होगा, बट हमारे भारत का लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट रोपवे परियोजना है, जो कि 13.55 किलोमीटर लंबा है। जबकि विश्व का सबसे लंबा रोपवे 32 किलोमीटर है, जो कि बोलीविया देश में मौजूद है। चूँकि आज हम शिमला रोपवे प्रोजेक्ट पर बात कर रहे हैं, इसलिए ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि यह परियोजना 13.55 किलोमीटर लंबा होगा, जिसमें तकरीबन 15 स्टेशंस होगी, और इसे 3 लाइन के रूप में डिवाइड करके इसको डेवलप किया जाएगा। लाइन 1 मोनल लाइन,
लाइन 2 देवदर लाइन और लाइन 3 एप्पल लाइन के रूप में इसका नामकरण होगा, इसको विकसित किया जाएगा। तीनों ही लाइन मार्च 2025 से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू होगी और नेक्स्ट 5 ईयर में इसे बनाने का प्रावधान है दोस्तों। वैसे मैं आपको बता दूं 13.55 किलोमीटर लंबी यह रोपवे शिमला को 60 किलोमीटर क्षेत्रफल को कवर करेगा, जिससे ट्रैफिक कंजेशन में तो मदद मिलेगा ही, टूरिज्म में भी मदद मिलेगा। मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, इस परियोजना को हिमाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री जी द्वारा 30 जुलाई को अनाउंसमेंट किया था, जिसे 1734 करोड़ की लागत से इस परियोजना को अंजाम देना है दोस्तों। अगर मैं इसकी फंडिंग की बात करूँ तो 20% तो स्टेट गवर्नमेंट मुहैया कराएगी, जबकि 80% न्यू डेवलपमेंट बैंक से लोन के तौर पर इसको कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। कंस्ट्रक्शन होते ही 20,000 लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की जॉब्स मिलेगी और इसीलिए परियोजना हर एक पहलू से बेस्ट भी माना जा रहा है, क्योंकि ट्रैफिक कंजेशन तो कम करेगा ही, रोज़गार के नए अवसर भी खोलेगा और टूरिज्म में बढ़ावा भी देगा। वैसे मैं आपको बता दूं पूरे विश्व में टोटल 25,000 रोपवे परियोजना है, बट दुर्भाग्य से भारत में केवल 20 ही है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि हिमाचल प्रदेश सबसे ऊपर है। उम्मीद करेंगे तेजी से रफ्तार से हमारे देश में रोपवे परियोजना को इम्प्लीमेंट किया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक कंजेशन को हमारे देश से फ्री किया जाए। क्या आपको पता है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के तर्ज पर मुंबई कोलकाता एक्सप्रेसवे भी बन रहा है? ज़्यादातर लोग यही कहेंगे कि ऐसी कोई परियोजनाएं भारत में है ही नहीं, बट मैं कहूँगा थोड़ी देर वीडियो में समय बिताइए, आपको मालूम पड़ेगा कि कैसे साइलेंटली मुंबई और कोलकाता के बीच शानदार एक्सप्रेसवे का शेप दिया जा रहा है, पर हमें है कि इसकी खबर तक नहीं है। पर कोई नहीं, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे भारत का वन ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस एंड लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे मुंबई कोलकाता एक्सप्रेसवे कैसे शेप ले रहा है, कब तक तैयार होगा और रूट क्या होगी। बट उससे पहले हमें जस्ट कुछ सेकेंड में ये समझना होगा कि कैसे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को शेप दिया जा रहा है। ऑलमोस्ट सभी को पता है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को 2 डिफरेंट सेक्शन में विकसित कर रही है। पहला दिल्ली टू बड़ोदरा सेक्शन और दूसरा बड़ोदरा टू मुंबई सेक्शन। दिल्ली टू बड़ोदरा सेक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है एंड नाउ इट्स ऑपरेशनल, बट बड़ोदरा और मुंबई का सेक्शन स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन है। दोनों को अगर कॉम्बाइन कर देते हैं दोस्तों तो 1350 किलोमीटर का एक लंबा कॉरिडोर बनाता है और यही कॉरिडोर भारत का लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे भी बनाता है। बट अगर मैं यहाँ पे ये कहूँ कि जल्दी इसका रिकॉर्ड भी टूटने वाला है, आप सोचेंगे कैसे? तो दोस्तों कैसे का जवाब ही तो है मुंबई कोलकाता एक्सप्रेसवे। मुंबई कोलकाता एक्सप्रेसवे 1950 किलोमीटर तक हो सकता है, जिसे MORTH यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट द्वारा इसको विकसित कर रही है। एक्सप्रेसवे की खास बात यह होगी कि दिल्ली कोलकाता का जो वन ऑफ द बिजीएस्ट रूट है उसकी ट्रैफिक को रिड्यूस करने के साथ साथ स्मूथ कनेक्टिविटी भी प्रदान करेगा। वहीं मुंबई टू कोलकाता जो फिलहाल 40 से 45 घंटे का सफ़र होता है, एक्सप्रेसवे बनने के बाद महज 20 से 25 घंटे का सफ़र बना देगा और इसीलिए एक्सप्रेसवे भारत का सबसे बड़ा, सबसे लंबा और मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट में से एक है। पर दोस्तों सवाल अब भी वही है, रूट क्या होगी, कैसे शेप ले रहा है और कब तक तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों जिस प्रकार दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को 2 डिफरेंट सेक्शन में तैयार किया गया है, जस्ट उसी प्रकार मुंबई कोलकाता एक्सप्रेसवे को भी 4 डिफरेंट सेक्शन में तैयार किया जा रहा है। पहला सेक्शन मुंबई टू नागपुर, दूसरा नागपुर टू गोंडिया, तीसरा रायपुर टू रांची, चौथा वाराणसी टू कोलकाता। गुड न्यूज़ ये है कि सभी चारों एक्सप्रेसवे पर आज की डेट में काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है। कुछ तो ऑपरेशनल भी हो गया है, जबकि ज़्यादातर हिस्सा अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और कुछ सेक्शन है जहाँ पे अभी न्यूली टेंडर को अलॉट किया गया है, जैसे कि नागपुर गोंडिया एक्सप्रेसवे और ये 127 किलोमीटर का सेक्शन है। अभी रिसेंटली इसको टेंडर दिया गया और ये भी जल्दी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी और बताया जाता है कि चारों ही एक्सप्रेसवे 2028 तक ओपन हो जाएगा, मतलब तैयार हो जाएगा। बट दोस्तों यहाँ पर एक बैड न्यूज़ ये है कि वाराणसी कोलकाता जो एक्सप्रेसवे बन रहा है उसका जो बंगाल का रीजन है दोस्तों, वहाँ पे लैंड एक्विजिशन की समस्या हो या फिर कंस्ट्रक्शन ना कर देने की समस्या हो, लगातार समस्याएं बढ़ रही है और यही कारण है कि दूसरे स्टेट के मुकाबले इस रीजन में थोड़ा सा काम स्लो ज़रूर है। बट हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में यहाँ पर भी जो समस्याएं हैं वो भी खत्म होगी और ये पूरा सड़क बनकर तैयार होगा।
इमेजिन कि आप न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन में हो। इंस्टीड ऑफ चायोस यू फाइंड काम, instead of delay you find efficiency. Sounds impossible, right? But that's exactly New Delhi railway station redevelopment was planned. But अभी नहीं, दशकों पहले से। But the question is, अब तक ये प्रोजेक्ट डिले क्यों हो रहा है, असली वजह क्या है, एंड व्हाट्स द न्यू टेंडर ऑल अबाउट। तो आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक पे, लाइक द प्लान, द डिले, द चैलेंजेस एंड द फ्यूचर। सो मेक श्योर आप हमारे साथ वीडियो के एंड तक हो, क्योंकि इस वीडियो के हर एक स्टेप में सस्पेंस है, क्यूरियोसिटी है, जो वीडियो के आखिरी तक आपको हमारे साथ बनाए रखेगा। और हाँ, वीडियो का आखिरी बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि आखिरी में ही इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट छिपा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात होगी विजन की। विजन रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट की नहीं, विजन पूरे परिसर की ट्रांसफॉर्म करने की। यहाँ बनेगा मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब, एयर कंडीशनाइज्ड कॉन्कोर्स, डेडिकेटेड अराइवल एंड डिपार्चर प्लाजा, वेटिंग हॉल, elevated and ground level road, lift and escalators, clutter free platform, commercial space, fully covered shelter and of course CCTV कैमरा, जो देगा आपको काम, कंफर्टेबल, सेफ एंड सीमलेस ट्रैवल एक्सपीरियंस। बट एक और चीज़ है जो आपको सरप्राइज भी करेगा और अट्रैक्ट भी करेगा जी, क्योंकि यहाँ बनेगा ग्रैंड ट्विन डोम शेप्ड फैक्ड विथ इनोवेटिव टेरेस्ड इंफिनिटी शेप्ड बिल्डिंग, जो 3rd फ्लोर पर एक्सटेंड करेगा और फ्यूचरिस्टिक आर्किटेक्ट का एग्जाम्पल सेट करेगा। ऐसा पहली बार होगा जब एयरपोर्ट से भी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक और हाईटेक रेलवे स्टेशन होगा, जिसके दोनों ही साइड में वर्ल्ड क्लास टर्मिनल भी बनेगा। बट सवाल अब भी वही है, आखिर हर बार टेंडर फेल क्यों हो जाता है। दोस्तों, कुछ मीडिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताया जाता है कि जब पहली बार इस प्रोजेक्ट को अनाउंसमेंट किया गया था, तब इसकी प्रोजेक्ट की कॉस्ट 15,000 करोड़ थी। हाई कॉस्ट की वजह से कोई भी सीरियस बिडर नहीं मिला और फाइनली प्रोजेक्ट को रोक दिया गया। फिर सितंबर 2022 में यूनियन कैबिनेट ने 10,000 करोड़ रुपये सैंक्शन किए फॉर 3 रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट लाइक CSMT मुंबई, अहमदाबाद रेलवे स्टेशन एंड न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। बट जब टेंडर 2023 में दिया गया तो बीडर ने अलॉटेड कॉस्ट से ज़्यादा कोट कर दिया और फिर क्या, मई 2023 में टेंडर को कैंसिल करना पड़ गया। अगेन जुलाई 2023 में फ्रेश टेंडर निकाला गया 4,700 करोड़ का, बट रिजल्ट वही, फरवरी 2024 में विड्रॉ करना पड़ गया। मतलब पिछले 3 साल में 4 टेंडर कैंसिल हुए हैं और इसलिए इस बार RLDA ने कुछ नया और इनोवेटिव अप्रोच सोची है। कैसा अप्रोच? तो बेसिकली RLDA ने इस बार प्रोजेक्ट को छोटे छोटे टेंडर में डिवाइड कर दिया है ताकि ज्यादा बीडर इंटरेस्टेड हो सके। हालांकि इसमें भी क्या श्योरिटी है वो तो समय ही बताएगा, बट मान लेते हैं कि कुछ बीडर मिल भी गए तो क्या यह प्रोजेक्ट इतना आसान है रीडेवलपमेंट करना? आप कल्पना करिए, 400 ट्रेन, 4.5 लाख फुटफॉल्स, इतना कंजेशन, इतना क्राउड, आपको नहीं लगता रीडेवलपमेंट में बाधा बनेगा या फिर एक इम्पॉसिबल टास्क है? और ये तो बस एक बात है, दूसरा और भी ज्यादा सेंसिटिव और बड़ा मुद्दा है, यस, रीलोकेशन ऑफ 8 रिलीजियस प्लेस जो फिलहाल स्टेशन परिसर के भीतर है। क्या बिना कंट्रोवर्सी और प्रोटेस्ट का रीलोकेशन पॉसिबल है? आप कमेंट में जरूर बताइएगा। वहीं तीसरा सबसे बड़ा चैलेंज है स्टेशन के बाहर का क्राउड और अनऑथराइज्ड कॉलोनी को कहीं शिफ्ट करना या फिर रिवैम्प करना। ये बिल्कुल इम्पॉसिबल टास्क है। इसको तो यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी भी बड़ा चैलेंज मानते हैं, क्योंकि स्टेशन रीडेवलपमेंट में सिर्फ एक बिल्डिंग बनानी नहीं है, बिल्डिंग को तोड़नी भी है, रिलोकेट भी करनी है और प्रतिदिन 400 ट्रेन के साथ 4.5 लाख लोगों को हैंडल भी करना है। इन सब के बावजूद स्टेशन का रीडेवलपमेंट होना, क्या ये इम्पॉसिबल टास्क नहीं लगता है? पर वेट, देयर इज स्टिल होप, क्योंकि इस बार का टेंडर एक इनोवेटिव अप्रोच और माइंडसेट के साथ निकाला गया है। क्योंकि इस बार का स्टेशन परिसर रीडेवलपमेंट को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया गया है और उसी के तहत टेंडर रिलीज करेगा। जिस समस्या आएगी तो जरूर, बट छोटे स्केल पे, जो बिल्कुल ही मैनेजेबल होगी। लाइक एक समय में एक प्लेटफॉर्म का ही रेनोवेशन होगा, जब तक उस प्लेटफॉर्म का रेनोवेशन नहीं होगा तब तक दूसरा प्लेटफॉर्म का रेनोवेशन नहीं होगा। और ऐसे में सभी चीज़ें धीरे धीरे होंगी, बट कहीं ना कहीं ये सभी चीज़ मैनेज करते हुए ये डेवलप किया जा सकता है। पर सवाल अभी वही है, क्या इस बार टेंडर सक्सेसफुल हो पाएगा? कोई बीडर इन्वेस्टर्स मिलेगा? तो बेसिकली ये तो समय ही बताएगा दोस्तों, बट फिलहाल यही लगता है कि इस बार बीडर मिल जाएंगे और स्टेशन का रीडेवलपमेंट भी शुरू हो जाएगा। क्या आपने रिलायंस मेड सिटी के बारे में सुना है? एक ऐसा शहर जो दावा करता है कि फ्यूचर का सिटी है, बट सवाल ये है कि क्या ये शहर वाकई में आपको वो सब कुछ देता है जिसकी आपको ज़रूरत है, या फिर ये भी दूसरे फ्यूचरिस्टिक सिटी की तरह एक हाइप है? हम सभी को पता है
आजकल शहरी जीवन कितनी चुनौतियों से भरा हुआ है, भीड़ भाड़, ट्रैफिक, हरियाली की कमी और पोल्यूशन। बट सवाल ये है कि क्या रिलायंस मेड सिटी इन समस्याओं का हल है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सर वास्तव में आपकी ज़िंदगी को कंफर्टेबल बना सकता है? तो बेसिकली रिलायंस मेड सिटी की शुरुआत एक सपने के साथ हुई है। एक ऐसा शहर बनाने का सपना जो ना सिर्फ आधुनिक हो बल्कि लोगों का हर एक ज़रूरत का ध्यान रखे। इस शहर के प्लानिंग में कटिंग एज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है और इसका डिज़ाइन इस प्रकार से तैयार किया गया है कि हर एक चीज़ आपस में जुड़ी रहेंगी, चाहे कनेक्टिविटी हो, सस्टेनेबिलिटी हो, कम्युनिटी लाइफ हो या फिर फाइनेंशियल डेवलपमेंट, सब एक दूसरे से लिंक रहेगा, जिससे ये मेड सिटी आपको एक स्मार्ट सिटी का अनुभव देगा। यहाँ के हर एक रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल स्पेस को स्मार्ट और इको फ्रेंडली डिज़ाइन के साथ तैयार किया जा रहा है। सोलर एनर्जी से लेकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हर एक चीज़ सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। दोस्तों, आज के डेट में हम देखते हैं कि शहरी जीवन में हरियाली और ओपन स्पेस की कितनी कमी हो गई है। रिलायंस मेड सिटी इस कमी को दूर करने की पूरी कोशिश करता है। यहाँ आपको मिलेंगे विशाल पार्क, गार्डन और वॉकवे ट्रेल्स, जहाँ आप सुकून से घूम सकते हैं, सुकून के पल बिता सकते हैं और शहर की भागदौड़ से दूर एक सुकून तलाश सकते हैं। तकनीकी में भी ये शहर काफ़ी आगे है। यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर स्मार्ट टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबल लाइफ, स्मार्ट कनेक्टिविटी और स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट होगी, जो इस शहर को और भी फ्यूचरिस्टिक और स्मार्ट बनाता है। रिलायंस मेड सिटी का वादा है कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली कटिंग एज टेक्नोलॉजी सब कुछ प्रोवाइड करेगा, जो आपको एक कंफर्टेबल लाइफ प्रोवाइड करेगा, सपनों का बसेरा प्रोवाइड करेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये शहर है कहाँ? क्या हमारी ज़रूरतों को पूरा कर पाएगा भी या नहीं? तो दोस्तों, ये शहर हरियाणा की झज्जर में बन रहा है, जो गुड़गांव से काफ़ी नज़दीक है। इस प्रोजेक्ट की सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है आपको पता है? यहाँ ऑलरेडी 7 इंटरनेशनल कंपनीज ने अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया है, लाइक पैनासोनिक, डेंसो, निहॉन, टी सुजुकी। और इतना ही नहीं, 450+ भारतीय कंपनियों ने इन्वेस्टमेंट करने के लिए रजिस्ट्रेशन भी करा चुकी है, जिसमें कॉमर्शियल प्रोजेक्ट से लेकर रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट सब शामिल है। और आज नॉर्थ इंडिया की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी बन चुका है। ऐसा क्यों पता है? क्योंकि मेड सिटी दिल्ली और आसपास के शहरों से वेल कनेक्टेड है, लाइक केएमपी एक्सप्रेसवे एंड केएमपी एक्सप्रेसवे कई सारे NH से जुड़ा हुआ है, लाइक NH9, NH48, NH7 एंड NH10। और इन सब से बढ़कर मेड सिटी DFC और DMIC जैसे कॉरिडोर से बहुत ही अच्छे तरीके से कनेक्टेड है। और इसलिए आज मेड सिटी, जो मुकेश अंबानी का एक ड्रीम सिटी भी है, वह नॉर्थ इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी बन चुका है और तेजी से इन्वेस्टर्स भी यहाँ पर आ रहे हैं। आज बात होगी एक ऐसे परियोजना की जो न केवल भारत की सबसे बड़ी चुनौती होगी, बल्कि सबसे बड़ी चुनौती का समाधान भी बनेगी। जी, मैं बात कर रहा हूँ केन बेतवा रिवर लिंकिंग परियोजना की। यह एक ऐसी परियोजना है जो भारत में पहली दफ़ा शुरू किया गया है और निश्चित तौर पर यह भारत के लिए गर्व की बात तो है ही, क्योंकि इससे लाखों करोड़ों परिवार को पानी की समस्या से हल मिलेगा, निजात मिलेगा। भारत में इससे पहले रिवर लिंकिंग परियोजनाएं कभी शुरू नहीं हुई और इसलिए तमाम जगहों पर आज सिर्फ और सिर्फ इस रिवर लिंकिंग परियोजना की चर्चा हो रही है। आइए हम भी केन बेतवा रिवर लिंकिंग परियोजना से जुड़ी डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। साथियों, हम अपने भारत में ही देखते हैं कुछ क्षेत्र में पानी की समस्याएं खूब होती है, यानी कि सुखाड़ हो जाता है। सुखाड़ से लोग बेहाल हो जाते हैं, नदी, तालाब, जलाशय तक सूख जाते हैं और इससे कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा जो मार पड़ती है वो किसानों को पड़ती है। किसानों को सबसे ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ता है और इसी समस्या का समाधान के लिए ही रिवर लिंकिंग परियोजना का शुरुआत किया गया है। रिवर लिंकिंग परियोजना का मतलब सिर्फ इतना सा है कि दो नदियों को आपस में कनेक्ट करना है थ्रू कनाल। साथ ही साथ इसमें एक डैम का भी प्रावधान होता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी को स्टोर किया जा सके। हम थोड़ी देर में समझने की कोशिश करेंगे कि केन बेतवा रिवर लिंकिंग परियोजना जो है वो कैसे दो नदियों को कनेक्ट कर रहा है और उससे क्या क्या लाइवलीहुड में इम्पैक्ट होगा, कितना बजट होगा, कब तक बनकर तैयार होगा और सभी चीज़ के बारे में डिटेल में बात करने की कोशिश करेंगे। क्या बेनिफिट्स होंगे, क्या लॉसेस होंगे, सब चीज़ डिटेल में बात करेंगे। बट उससे पहले हमें ये भी समझना होगा कि रिवर लिंकिंग परियोजना हज़ारों हज़ार करोड़ की होती है
और इसे बनाना इतना भी आसान नहीं होता है, क्योंकि ये चैलेंजेस भरा एक प्रोजेक्ट है और गारंटी भी नहीं रहती है कि तय सीमा तक बनकर तैयार हो जाए। और सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि जितना डिले होगा उतना अधिक इसका बजट भी बढ़ता रहता है। और इसीलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट परियोजना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग परियोजना है जो भारत में पहली दफ़ा शुरू हो रहा है। साथियों, अब बात करते हैं केन बेतवा रिवर लिंकिंग परियोजना की, जो कि आज की डेट में तमाम भारत में इस पर चर्चा हो रही है। साथियों, ये दरअसल बुंदेलखंड रीजन में जो पानी की समस्या है उसको बेहतर करने के लिए, उसका समाधान बनाने के लिए ही कहीं ना कहीं इस रिवर लिंकिंग परियोजना को शुरू किया गया है। इस रिवर लिंकिंग परियोजना में केन रिवर और बेतवा रिवर दो बहुत ही महत्वपूर्ण रिवर है, जो कि एक मध्य प्रदेश से गुजरती है और दूसरा उत्तर प्रदेश में। इन दोनों नदियों को आपस में कनेक्ट किया जाएगा थ्रू कनाल। दोस्तों, कनाल की जो लेंथ होगी वो 221 किलोमीटर का लेंथ होगा। मतलब केन रिवर और बेतवा रिवर के बीच में 221 किलोमीटर का एक कनाल बनाया जाएगा और साथ ही साथ एक डैम का भी प्रावधान किया गया है, जो बेसिकली छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में प्रावधान है। यह डैम 77 मीटर हाई होगी, 2031 मीटर चौड़ा होगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी को स्टोर किया जा सके और कहीं ना कहीं किसानों की और आसपास में जो भी सुखाड़ की समस्या होती है उससे निजात दिला सके। वैसे मैंने शुरू में ही कहा था कि रिवर लिंकिंग परियोजना एक हाई कोस्टिंग प्रोजेक्ट है, जो कि बताया जाता है कि केन बेतवा रिवर लिंकिंग परियोजना का जो बजट है वो तकरीबन 44,605 करोड़ है। साथियों, इस 44,605 करोड़ में तकरीबन 90% पैसा भारत सरकार देगी, बाकी 5% उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट पे करेगी। वैसे इस रिवर लिंकिंग परियोजना की शुरुआत पहली दफ़ा 1995 में विचार किया गया था, जिसे 2021 में भारत सरकार द्वारा अप्रूव किया गया और 25 दिसंबर 2024 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका फाउंडेशन स्टोन रखा, यानी कि भूमि पूजन किया। केन बेतवा रिवर लिंकिंग बुंदेलखंड रीजन के लिए वरदान साबित होगा, निश्चित तौर पर होगा। और इस रीजन में जो भी पानी की समस्या है, जो भी सुखाड़ की समस्या है, जो किसान सुसाइड करते हैं, उसको कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक समस्या का समाधान मिलेगा। दूसरी बात यह है कि केन बेतवा रिवर लिंकिंग परियोजना इसलिए भी चर्चा का विषय है क्योंकि ये भारत का पहला रिवर लिंकिंग परियोजना है, जिसे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के 13 डिस्ट्रिक्ट्स को डायरेक्ट कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा। बताया जाता है कि 11 लाख हेक्टेयर लैंड को एरिगेशन करने में मदद करेगा, 65 लाख लोगों को साफ पानी पीने को मिलेगा। छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में एक 77 मीटर हाई और 2031 मीटर चौड़ा डैम भी प्रावधान किया गया है। 2 पावर प्लांट बनेंगे और 78 मेगावाट बिजली का उत्पादन भी होगा। इन सभी परियोजनाओं से सोशियो इकोनॉमिक भी बेहतर होगी, आसपास में टूरिज्म भी बढ़ेगा और किसान परिवार समृद्ध होगा। बट दोस्तों, जैसा कि सुनने में अच्छा लग रहा है, उतना ही डिफ़िकल्ट यह परियोजना है, उतना ही मुश्किल यह परियोजना है, क्योंकि 44,605 करोड़ का बजट काफ़ी बड़ा बजट है। देखना होगा सही समय पर बजट रिलीज होता है, अलॉट होता है या फिर नहीं। तीसरी बात यह है कि साथियों, जिस डैम का बनना है वह दरअसल पन्ना टाइगर रिजर्व का कुछ हिस्सा को भी कवर करता है, क्योंकि इससे पन्ना टाइगर रिजर्व का कुछ हिस्सा तो जाएगा ही, साथ ही साथ हजारों पेड़ भी कटेंगे और इसीलिए यहाँ पे एनजीओ या फिर इन्वायरमेंट क्लियरेंस देने में कहीं ना कहीं समस्याएं तो ज़रूर होगी। बट इन सब के बियॉन्ड कई परिवार ऐसे होंगे जो इस रीजन से डिस्प्लेस किए जाएंगे, बेघर किए जाएंगे और यही सबसे बड़ी समस्या है। साथियों, समस्या जो भी हो, बावजूद सरकार इसको बनाने को लेकर अग्रसर है। अब देखते हैं इसको कब तक ज़मीन पर, धरातल पर उतार पाती है। अगर यह रिवर लिंकिंग परियोजना बनती है तो ना सिर्फ बुंदेलखंड बल्कि यह पूरे भारत के लिए एक मॉडल बनेगा, इंस्पिरेशन बनेगा और दूसरे रीजन में रिवर लिंकिंग का रास्ता प्रशस्त होगा। क्या आपको पता है एनसीआर में न्यू नोएडा बनने जा रहा है? 18 अक्टूबर 2024 को योगी आदित्यनाथ जी ने इस नए नोएडा की मास्टर प्लान को फाइनली अप्रूव कर दिया है। पर सवाल ये है कि न्यू नोएडा क्यों बनाया जाएगा?
आखिर इसकी ज़रूरत ही क्यों आ पड़ी? और सबसे बड़ा सवाल, न्यू नोएडा क्या है, मतलब न्यू नोएडा का मास्टर प्लान क्या है? तो चलिए देखते हैं। बट एक ज़रूरी बात है, वीडियो का आखिरी सेक्शन बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि आखिरी में हम 3 बड़े इंपॉर्टेंट सवालों पर चर्चा करेंगे जो आप बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहेंगे। बट उससे पहले आइए देखते हैं कि कैसे नोएडा की शुरुआत हुई और अब कैसे धीरे धीरे नोएडा से ग्रेटर नोएडा फिर न्यू नोएडा पांव पसार रहा है। तो बेसिकली दोस्तों, आज की जो आप नोएडा देखते हो उसकी शुरुआत 17 अप्रैल 1976 को की गई थी, जो संजय गांधी जी की इनिशिएटिव था और मायावती जी की लीडरशिप में इसको बसाया गया था ताकि दिल्ली की कंजेशन को रिड्यूस किया जा सके। हुआ भी ऐसा ही, बट धीरे धीरे नोएडा में भी लोग तेजी से बसने लगे और फिर जनवरी 1991 में ग्रेटर नोएडा की स्थापना हुई और अब न्यू नोएडा। पर क्यों न्यू नोएडा की स्थापना क्यों हो रही है? क्योंकि ग्रेटर नोएडा भी तेजी से डेवलप हो रहा है और बताया जा रहा है कि 2035 तक यह भी अपनी क्षमता से अधिक पॉपुलेशन हो जाएगा और इसीलिए नए नोएडा की जरूरत आ पड़ी है। नए नोएडा के अंतर्गत 20,911 हेक्टेयर लैंड को विकसित किया जाएगा, मतलब 209 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, जिसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना है, इंडस्ट्रीज को प्रायोरिटी देना है और 6 लाख लोगों को सेटल करना है। और यही अनलॉक होती है हमारे 3 नई क्वेश्चंस की कि आखिर न्यू नोएडा कहाँ बनेगा, कितने का इन्वेस्टमेंट होगा और कब तक बनकर तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों, इन सवालों का जवाब देने से पहले हमें ये समझना होगा कि इस 20,911 हेक्टेयर में से रेसिडेंशियल पर्पस के लिए 2,810 हेक्टेयर, कॉमर्शियल यूज के लिए 849 हेक्टेयर, इंस्टीट्यूशनल 1739 हेक्टेयर, फैसिलिटी एंड यूटिलिटी सेंटर 195 हेक्टेयर, इंडस्ट्रीज के लिए 8,420 हेक्टेयर होगी, ग्रीन पार्क 1792 हेक्टेयर, ग्रीन बेल्ट एंड बफर 1432 हेक्टेयर, वाटर बॉडी 122 हेक्टेयर, रिक्रिएशंस 530 हेक्टेयर, ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए 2,963 हेक्टेयर यूज किया जाएगा। अगर इसी को संक्षेप में अगर मैं कहूँ तो 40% लैंड इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए होगा, 18% लैंड ग्रीन स्पेस के लिए होगा और 13% रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज किया जाएगा, जो बेसिकली दादरी, नोएडा, गाजियाबाद इन्वेस्टमेंट रीजन में तैयार किया जाएगा। इस इन्वेस्टमेंट रीजन में दादरी और बुलंदशहर के 84 विलेजेस को इनकम्पास करके नए नोएडा को बसाया जाएगा, जो बेसिकली DNGIR यानी कि दादरी नोएडा गाजियाबाद इंडस्ट्रियल रीजन मास्टर प्लान 2041 के तहत विकसित किया जाएगा और इसको विकसित करेगी नोएडा अथॉरिटी। तैयार भी 4 अलग अलग फेजेस में होना है। फेज 1 2023 से 2027, जिसमेम लगभग 3,165 हेक्टेयर लैंड विकसित होगा। वहीं फेज 2 2027 से 2032 तक विकसित होगा, जहां पर 3,798 हेक्टेयर लैंड को विकसित किया जाएगा। फेज 3 2032 से 2037 तक, यहाँ पर 5,908 हेक्टेयर को विकसित किया जाएगा। फेज 4 जो कि आखिरी फेज होगी और ये 2037 से 2041 के बीच विस्तार होगा, जहाँ पर 8,230 हेक्टेयर लैंड को डेवलप किया जाएगा, जिसको बल देगा जेवर एयरपोर्ट, RRTS, दादरी लॉजिस्टिक हब, ट्रांसपोर्ट हब, DFC और ऑर्बिटल रेल जैसी परियोजना और बनेगा वेस्टर्न यूपी का ग्रोथ इंजन। ताजा रिपोर्ट ये कि 1,000 करोड़ की लागत से लैंड एक्विजिशन फेज 1 के तहत तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होना है, जो फेज 1 बेसिकली 2027 तक विकसित हो जाएगा। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि 2027 तक कितने का इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर पाती है और कितना डेवलप हो पाता है। क्यों इतने सालों से अटका है छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू कम मेमोरियल पार्क? क्या कारण है? किसकी लापरवाही है? बनेगा भी या नहीं? कई सवालों से घिरा है यह महत्वाकांक्षी मेगा प्रोजेक्ट और इसीलिए आज इस वीडियो में शुरू से शुरुआत करेंगे और देखेंगे अब तक क्यों नहीं बन पाया, करंट सिनेरियो क्या है, फ्यूचर में बनेगा भी या नहीं। दोस्तों, बात 2004 की है, जब महाराष्ट्र में कांग्रेस और NCP की सरकार थी। यही वो साल था जब गठबंधन सरकार ने मुंबई में 100 करोड़ की लागत से छत्रपति शिवाजी महाराज की टॉलेस्ट स्टैचू बनाने का विचार किया। हालांकि उनका विचार ही रह गया। फिर आया साल 2014, महाराष्ट्र में सरकार बदलती है, शिवसेना और बीजेपी की सरकार बनती है, जिस परियोजना के लिए 2004 से इंतजार किया जा रहा था। फाइनली वो समय आ गया था जब 2016 में इस परियोजना को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई। बताया जाता है कि ये वही साल था जब इस 100 करोड़ वाली इस परियोजना को बीजेपी और शिवसेना की सरकार ने 3,800 करोड़ की प्रोजेक्ट बना दिया।
हालांकि 2018 में घटाकर 2500 करोड़ जरूर कर दिया गया था, बट तब भी काफ़ी एक्सपेंसिव था। एक्सपेंसिव इसलिए भी था क्योंकि जिस छत्रपति शिवाजी मेमोरियल पार्क कम स्टैचू की बात कर रहे हैं वो कोई साधारण परियोजना नहीं था, बल्कि मरीन ड्राइव से 1.5 किलोमीटर दूर अरेबियन सी में प्रस्तावित किया गया एक महत्वपूर्ण परियोजना था। आप सुनकर शॉक्ड हो जाओगे क्योंकि इस परियोजना के तहत समुंदर में राज्य की 212 मीटर टॉल स्टैचू को प्रपोज किया गया था। पूरा परिसर 16 हेक्टेयर में विकसित होना था, जहां पर शिवाजी महाराज की फोर्ट की रेप्लिका को बनाया जाना था और इसी रेप्लिका के भीतर ही मेमोरियल पार्क, म्यूजियम, कन्वेंशन सेंटर, लाइब्रेरी, गैलरी, एम्पी थिएटर, फूड कोर्ट और हॉस्पिटल जैसी चीज़ों को प्रस्तावित किया गया था। और इतना ही नहीं, कनेक्टिविटी के लिए मुंबई मेट्रो, रोपवे और हेलीपैड जैसी परियोजनाएं शुरू की गई थी। दोस्तों, सुनने में जितना ही ज़्यादा आकर्षक और रोमांचक लग रहा होगा, चुनौतियां भी उतनी ही विकराल थी। जैसे ही मोदी जी ने दिसंबर 2016 में परियोजना का जल पूजन कर आधारशिला रखा, जगह जगह प्रोटेस्ट शुरू हो गए, पर्यावरण के मुद्दे सामने आने लग गए, मछुआरों की रोजी रोटी का संकट गहराने लगा और यही कारण था कि राजनीतिक विवाद शुरू हो गए। एनजीओ और कुछ लोकल ऑर्गेनाइजेशन सामने आने लग गए और फाइनली मामला कोर्ट पहुंच गया। पर सवाल अब भी वही है, क्या मोदी जी का फाउंडेशन स्टोन रखना एक बेसलेस बात थी? क्या शिलान्यास से पहले स्टडी या रिसर्च नहीं किया गया था? लगता तो कुछ ऐसा ही है, क्योंकि आज डेट है 8 अक्टूबर 2024, बट आज भी वही सब सवालों से घिरा हुआ है कि प्रोजेक्ट में और कितनी देरी होगी, बनेगा भी या नहीं। पर इसका जवाब अभी हमारे पास नहीं है। होगा भी कैसे? जिस प्रोजेक्ट की आधारशिला ही बेसलेस हो, पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए लिया गया हो, उसकी सफलता की क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। बट फिर भी ये समझने की कोशिश हम जरूर करेंगे कि प्रोजेक्ट बनेगा या नहीं, या फिर और कितना डिले होगा। तो गाइज, इसको समझने के लिए हमारे पास ज़्यादा तो इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट 2 पॉलिटिकल व्यूज़ हमारे पास ज़रूर हैं। पहला राज ठाकरे जी का और दूसरा संभाजी राजे जी का। इन दोनों पॉइंट से बहुत ही अच्छे तरीके से हम क्लियर कर पाएंगे कि प्रोजेक्ट बनेगा या फिर नहीं बनेगा। सबसे पहले संभाजी राजे की बयान को हम देखते हैं। संभाजी राजे जी का कहना है कि मैंने सभी मुख्यमंत्रियों से बात किया, सबका एक ही बात कहना है कि कोर्ट इन्वायरमेंट क्लियरेंस नहीं दे रही है। इसका सरकार से कोई ताल्लुक ही नहीं है। जब तक कोर्ट इसको अप्रूव नहीं करती है, हम काम को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं? जबकि राज ठाकरे जी का कहना है कि प्रोजेक्ट आज के डेट में 25 से 30 हजार करोड़ की हो चुकी है और यही कारण है कि प्रोजेक्ट बन ही नहीं पाएगा और इतना पैसा खर्च करना भी एक तरह से मूर्खता या फिर बेवकूफ़ी होगी। बेटर यही होगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज की फोर्ट को रेनोवेट किया जाए, टूरिज्म फ्रेंडली बनाया जाए। हालांकि ये तो पॉलिटिकल मसले थे, बट मैंने भी इस पर काफ़ी रिसर्च किया, कई सारे आर्टिकल्स पढ़े, कई सारे इंटरव्यूज़ देखे। उन सभी से यही समझ में आया कि इन जो 2 नेताओं ने जो बात कही है वो काफ़ी सिमिलर भी है, क्योंकि प्रोजेक्ट इतना एक्सपेंसिव हो गया है कि गवर्नमेंट अब दिलचस्पी दिखा ही नहीं रही है। वहीं ये भी बात सच है कि जब तक कोर्ट इसको क्लियरेंस नहीं देती है, गवर्नमेंट इसमें कर भी कुछ नहीं पाएगी। बट पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि ऑफिशियली इसे कैंसिल्ड नहीं किया गया है। बट हमें एक बुरा सपना समझकर ये भूलना होगा कि कभी इस तरह की परियोजनाएं कभी किसी ने नींव रखी थी, क्योंकि दोस्तों, सेंटर में बीजेपी और स्टेट में बीजेपी की गवर्नमेंट होने के बावजूद यदि यह परियोजना नहीं बन पाता है तो निश्चित तौर पर किसी दूसरे गवर्नमेंट में तो बन ही नहीं पाएगा। ऐसे में इस पर आपका क्या व्यूज़ है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दोस्तों, वैसे तो हम सभी को पता है, गति शक्ति परियोजना के अंतर्गत भारत में रोड कनेक्टिविटी से लेकर एयर कनेक्टिविटी, वाटरवे कनेक्टिविटी और फ्रेट कनेक्टिविटी को बेहतर करने पर पिछले कई सालों से कवायद चल रहा है। हम निरंतर आगे भी बढ़ रहे हैं, नई नई अचीवमेंट भी पा रहे हैं। पर इसी बीच नितिन गडकरी जी का एक बड़ा बयान सामने आ जाता है। यह बयान मुख्य रूप से इस वीडियो का आधार बनेगा। दरअसल दोस्तों, नितिन गडकरी जी का कहना है कि जल्दी भारत में 1 लाख करोड़ रुपए की मेगा टनल प्रोजेक्ट का निर्माण होना है। अभी सितंबर 2024 में ही इस परियोजना को अनाउंसमेंट किया गया है। मैं आपको बता दूं, इस 1 लाख करोड़ की लागत से 74 नए टनल्स को बनाए जाएंगे, जो टोटल 273 किलोमीटर का सेक्शन होगा।
आपके लिए जानना जरूरी होगा, आज के डेट में भी 40,000 करोड़ रुपए की नई टनल्स बन रही है, जो कि टोटल टनल की संख्या 69 है। ये सभी 69 टनल आज के डेट में 40,000 करोड़ की लागत से आज के डेट में काम अंडरवे है, जबकि ये काम कंप्लीट भी नहीं हुआ था। और सितंबर 2024 में नितिन गडकरी जी ने 1 लाख करोड़ की 74 न्यू टनल्स को अनाउंसमेंट कर दिया। ये सभी टनल्स 273 किलोमीटर का होगा, जिसमें 1 लाख करोड़ रुपए का बड़ा इन्वेस्टमेंट होना है। दरअसल दोस्तों, ये इसलिए भी शुरू किया गया क्योंकि हम देख रहे हैं हमारे हिमालयन रीजन में कनेक्टिविटी उतनी बेटर नहीं है, क्योंकि हमारा उस रीजन में टूरिज्म ज़्यादा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस एरिया को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, बट लैक ऑफ कनेक्टिविटी की वजह से कहीं ना कहीं हम वंचित रह जाते हैं। और यही कारण है कि इस टनल परियोजना को शुरू किया गया है। हालांकि हिमालयन रीजन के साथ साथ देश के अन्य कोने में भी इस टनल को बनवाया जाएगा, बट मुख्य रूप से हिमालयन रीजन के लिए ही प्रस्तावित किया गया है। देखते हैं आने वाले समय में ये 74 नए टनल्स कौन कौन से होंगे, बट निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं देश की इकोनॉमी, देश की कनेक्टिविटी, देश की टूरिज्म में सहयोग करेगा। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, इस प्रोजेक्ट की सबसे खास बात यह है कि यह फाइनेंशियल ऑडिट ना होकर परफॉर्मेंस ऑडिट होगा, जो मुख्य रूप से सिक्योरिटी और क्वालिटी को बेटर प्रोवाइड करेगा। क्वालिटी की बात हो रही है तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, भारत सरकार में प्रस्तावित सभी टनल्स और उससे रिलेटेड डीपीआरस को बेहतर तरीके से नहीं बनाया जाता है, और यही कारण कि आज के डेट में हमारी सभी टनल्स पर कुछ न कुछ दिक्कतें आनी शुरू हो गई है। दरअसल ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारे रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी का कहना है। नितिन गडकरी जी का यह भी कहना है कि जल्द ही इसके लिए एक एक्सपर्ट पैनल भी सेटअप किया जाएगा और इन सभी डीपीआर को, इन सभी टनल्स के डीपीआर को चेक किया जाएगा। देखते हैं एक्सपर्ट पैनल कब तक गठन होता है। फिलहाल 74 नए टनल्स का निर्माण होना है, जो कि सूची आती मैं आपको सबसे पहले बताने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, ये था हमारा मेगा टनल परियोजना। पर चूंकि हम टनल की बात करें तो थोड़ा सा टनल से रिलेटेड कुछ चीजें समझ लेते हैं, जान लेते हैं। वैसे अगर हम सबसे हाईएस्ट टनल की बात करें तो आज अरुणाचल प्रदेश का सेला टनल सबसे ऊपर है, जो दरअसल 13,000 फीट ऊपर एल्टीट्यूड पर मौजूद है। बट चूंकि दोस्तों इसका जल्द ही रिकॉर्ड टूटने वाला है, क्योंकि लद्दाख में सिनकुंडला टनल बन रहा है, क्योंकि 15,800 फीट एल्टीट्यूड पर मौजूद होगा, और ये बनने के बाद भारत का सबसे ऊंचा टनल होगा। जबकि आज के डेट में अंडर कंस्ट्रक्शन कुछ टनल की बात करें, जो भारत का सबसे लंबा टनल होगा, तो वह पतलपानी रेल टनल, जो कि मध्य प्रदेश में बनवाया जा रहा है, 2025 तक ओपन हो जाएगा। वहीं रोड टनल की बात करें तो जोजिला टनल भारत का सबसे लंबा टनल होगा, जिसकी लेंथ 14.2 किलोमीटर होगा, और ये कारगिल और लद्दाख के बीच बनाया जा रहा है। इन दोनों शहरों के बीच कनेक्टिविटी इनहेंस करेगा, कहीं ना कहीं मिलिट्री मूवमेंट को फास्ट करेगा। तो ये थे इसके फैक्ट्स और मेगा टनल परियोजना से जुड़ी अपडेट। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आपका इस पर क्या विचार है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।